हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। कल हमने शुरू किया था रिवीजन कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बात की थी ऑन सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। आई होप दैट कल का लेसन जो है आपको फ्रूटफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो। फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक द लेसन, प्लीज़ डू कॉमेंट, and for those of you who didn't like the lesson, please tell me what you didn't like in the lecture. Okay, so let's get started with today's class, which is okay. The first thing that we are going to talk about is a tension test for mild steel. तो पिछले साल के जो भी पेपर्स एसएससी के और जेई के, ठीक है, जेकेएसएसबी की तरफ से जो कंडक्ट किए गए हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला टॉपिक जो है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है टेंशन टेस्ट की बात करते हैं माइल्ड स्टील पे। ठीक है, स्क्रीन पर दिखने वाली जो मशीन है, आप सभी वाकिफ़ होंगे इससे। दिस इज़ द यूनिवर्सल टेस्टिंग, let me use, okay, this is the universal testing machine. Okay, so it's used for the tension test that you conduct on mild steel and even for the compression test as well. तो अब जो है ASTM, the American Society for Testing of Materials, को specifications देती है कि जब आपको टेंशन टेस्ट करना हो कंडक्ट स्टील पे, how should the specimen be like? So the specimen should be solid cylindrical rod. The gauge length should be 2 inches. इसका जो डाया मिड सेक्शन का होता है 0.5 इंचेस होता है, और इसके हिसाब से जो L by D बन जाता है दैट इज़ 2 by 0.5 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 4. ओके, तो L by D इसका 4 हो जाता है। तो कल हमने हुक्स लॉ में बात की थी कि कैसे एक मटेरियल बिहेव करता है अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट बी तक जो है, अगर आप इस डायग्राम में देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट सी डैश, दिस पर्टिकुलर पॉइंट सी इज कॉल्ड एज द अपर यील्ड पॉइंट। ओके, इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट रिमेंबर दैट अपर यील्ड पॉइंट जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट से पहले आता है, जबकि एक्चुअल यील्ड पॉइंट हमारा जो है यही लोअर यील्ड पॉइंट होता है सी डैश। ओके, दिस इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस यील्ड पॉइंट? ये यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर आपकी यील्डिंग शुरू हो जाती है। So this particular point C dash, it is the point at which yielding starts. Now what is yielding? Let's understand that. देखिए C dash के आते ही अगर आप देखिए corresponding value stress का C dash पर क्या है, corresponding value stress का इस particular point पर maybe let's say this is sigma, ठीक है, एंड एट पॉइंट डी इट इज़ ऑल्सो सिग्मा। तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे द स्ट्रेन कंटिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, हालांकि हमने स्ट्रेस ऐसे नॉर्मली क्या होता है, यू स्ट्रेस अ पर्टिकुलर मटेरियल एंड देन यू सी द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम तो स्ट्रेस बढ़ा ही नहीं रहे, बट स्टिल यू कैन सी द स्ट्रेन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। दैट इज कॉल्ड एज यील्डिंग। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम सी डैश टू डी इट इज कॉल्ड एज यील्ड प्लेट्यू। ठीक है, तो अब इस रीजन का और एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। सो द रीजन फ्रॉम सी डैश अप टू डी इट इज़ कॉल्ड एज द परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। अब अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन सी डैश पर क्या है और स्ट्रेन डी डैश पर डी पर क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 0.12%, and the value of strain for this particular value D it is called as 1.4%. ठीक है, ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स गेट मूविंग अहेड। तो डी पॉइंट के बाद आप देखते हैं अप टू दिस पॉइंट ई एक वैल्यू आती है अल्टीमेट स्ट्रेस की, द मैक्सिमम स्ट्रेस। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट ई पर ही है। Now this particular value it is called as the ultimate point, and the stress corresponding to the ultimate point is called as the ultimate stress. अब जो ये रीजन डी से ई के बीच में है, हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है, यू कैन सी दैट हाउ द रिलेशनशिप इज। यहाँ यील्ड प्लेटू के बाद अब हम मटेरियल को थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए देखते हैं। अब ये स्टेबलाइजेशन आती किस वजह से है, इसे कहा जाता है इस मैकेनिज्म को स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं एट द एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल, एंड दैट्स हाउ द मटेरियल हैज़ डेवलप्ड सम रेजिस्टेंस, सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू लाइक आई सेड दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, और इस पर जो स्ट्रेन का वैल्यू है फॉर माइल्ड स्टील
लेट मी मेंशन हियर कि जो मैंने अभी सी डैश पर भी वैल्यू बोला, डी पर वैल्यू बोला, दिस इज ऑल फॉर माइल्ड स्टील, एंड सिमिलरली ई पर भी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20%, स्ट्रेन इज 20%। एंड देन ई पॉइंट के बाद एक ऐसा रीजन आता है जब आप देखते हैं स्पेसिमन जो है पतला पतला होता जाता है, द क्रॉस सेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव फ्रॉम ई टू एफ। तो दिस पर्टिकुलर रीजन जो है इसे हम कहा जाता है, इसे हम कहते हैं नेकिंग रीजन। एंड फाइनली एफ पॉइंट पर जो है मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है एंड यू सी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमन। ओके, तो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी स्टडीड इसमें, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। द इलास्टिक लिमिट, देन द अपर यील्ड पॉइंट विच आई सेड किसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ खास है नहीं, देन द लोअर यील्ड पॉइंट, द परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ठीक है, जो यील्ड प्लेटू वाला रीजन था, देन द स्ट्रेन हार्डनिंग जो यील्ड प्लेटू के फ़ौरन बाद यहाँ से यहाँ जिसमें अटोमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आए और जिसमें जो है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बढ़ गया, राइट। एंड देन केम द अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया हमारा जो मटेरियल ले पाया, द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, एंड देन फाइनली द फ्रैक्चर पॉइंट। सो दैट वाज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टेंशन। अब कल हमने स्ट्रेसेस की बात की थी दोस्तों, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इन स्ट्रेसेस के टाइप्स के बारे में। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस के टू टाइप्स हैं, देयर इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस, एंड देयर इज ट्रू स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। ओके, सो वी ऑल नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में से हम इसी टेंशन टेस्ट की बात करते हैं। हमने देखा कि अगर हमारा इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट था, तो टेंशन टेस्ट के चलते आगे चल के इसका एक नेकिंग आ गया एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पर तो ये फिर फ्रैक्चर ही हो गया। दैट मीन्स इस खिंचाव के चलते इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था दैट वाज कॉन्टिन्यूसली व्हाट, दैट वाज डिक्रीजिंग, सो इट वाज लेस देन ए नॉट। तो अगर हम स्ट्रेस निकालते किसी पॉइंट पर से, हम अल्टीमेट स्ट्रेस निकालते, तो दैट वुड बी दिस अल्टीमेट स्ट्रेस निकालते, तो अल्टीमेट लोड जो होता डिवाइडेड बाय एरिया, से हमने वो इनिशियल एरिया ले लिया था ए नॉट। ओके, दिस इज लोड बाय ए नॉट। लेकिन अगर हम स्ट्रेस निकालें कंसिडरिंग कि उस पॉइंट पर एक्चुअली स्पेसिमन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, दैट इज लोड पर यूनिट व्हाट, पर यूनिट दैट एरिया जो कि उस ए नॉट से कम है, दैट इज एक्चुअल स्ट्रेस जो हम निकाल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमने पहले निकाला, दिस is what, this is the engineering stress or the nominal stress, whereas ये वाला stress is the actual stress or what we call as the true stress. Okay, so now let's quickly understand the various types of loading conditions. बहुत आसान है, लोड आप सभी जानते हैं। एक कंडीशन है कि लोड जो है स्टैटिक हो, ठीक है। तो लोड अगर हम आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता या कम करें, ठीक है, तो दैट्स ग्रेजुअल लोडिंग, तो उसे कहा जाता है स्टैटिक लोडिंग, राइट। देन देयर इज अ डायनेमिक लोडिंग कि अगर आप लोड को जो है रैपिडली इंक्रीज करते हैं, ठीक है, दैट्स डायनेमिक लोडिंग। देन रिपीटेड और फटीग में क्या होता है, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करें लोड का या डायरेक्शन चेंज करें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, से आपने किसी एक बॉडी पर P1 अप्लाई किया एट वन पॉइंट, तो कुछ टाइम के बाद आप अप्लाई करते हैं P2, कुछ टाइम के बाद P3, सो यू आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब इसके बरक्स आप ऐसा करें कि आपने एक पॉइंट पर टेंसाइल फोर्स लगा दिया इस पे P, आफ्टर some time what you do is you apply a, this was compressive by the way, so after a particular time you apply tensile force, ठीक है, कभी compressive कभी tensile, कभी compressive कभी tensile, तो आप जो है डायरेक्शन वाइज इसकी जो चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेस जो इस पर एक्ट कर रहा है, तो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज दिस लोडिंग इज कॉल्ड एज रिपीटेड काइंड ऑफ लोडिंग, ठीक है, जैसे फटीग भी कहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। So with that this much is done. Now let's get to the various properties जो असल में आज का मुद्दा है। Okay? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है इट्स दी हार्डनेस। तो हार्डनेस के लिए आप याद रखेंगे सिंपली हार्डनेस इज़ योर रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और अब्रेशन। तो स्क्रैच या अब्रेशन, इसे किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे कुछ ज़ख्म सा दे दें आप, इंडेंटेशन सा दे दें, जो रेजिस्टेंस उसके लिए होगी दैट इज व्हाट यू काउंट एज हार्डनेस, राइट। सो द रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और अब्रेशन। अब इसमें याद रखने का क्या है कि दो तरीके हैं, या तो आप स्क्रैच हार्डनेस निकालते हैं किसी मटेरियल का या इंडेंटेशन हार्डनेस निकालते हैं। स्क्रैच हार्डनेस के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट्स कॉल्ड एज द मोहर्स टेस्ट।
And what you use for indentation hardness, just a second, yes, so that is there are 4 methods, हालांकि और भी methods है, but worth remembering will be Brinell's hardness method, Rockwell hardness, Vickers hardness and Knoop hardness, ठीक है. there's also this ball indentation test, ठीक है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना जो है, नाम याद रखना विल बी इम्पॉर्टेंट. सो दिस बॉल इंडेंटेशन टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम मटेरियल इम्पैक्ट के साथ एक बॉल को जो है प्लेस करते हैं किसी सरफेस पे, एंड देन वी सी किस पे इंडेंटेशन आया कितना. पहले सरफेस जो है ऐसे जो है प्लेन होती है, एंड देन आफ्टर दैट लोड वी सी कि इस बॉल की वजह से जो है इस पर इंडेंटेशन कितना बड़ा. बट लाइक आई सेड, नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस हियर. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इट इज़ द रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और अब्रेशन, एंड देन द वेरियस टेस्ट्स दैट वी यूज. ओके, देन कम्स डक्टिलिटी. तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं दैट इट्स द प्रॉपर्टी बाय विच मटीरियल, यू नो, इट्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटीरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है. तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे, अगेन इट्स द सेम थिंग, ठीक है. अगर मटीरियल जो है, इफ़ यू कैन ड्रॉ इट इनटू वायर्स, इट्स डक्टाइल. So it's the property by which material can be stretched. Okay. अब इसमें याद रखने का जो है फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो डक्टाइल मटेरियल्स में है दैट्स ग्रेटर देन 5%. ठीक है. नाउ व्हाट्स दिस पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, डू वी नो अबाउट इट? यस, ऑफ कोर्स वी नो अबाउट इट. तो इस फिगर को आप एक बार फिर से देखेंगे तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक लिमिट आपकी यहाँ तक थी, जो भी स्ट्रेन इसमें आया इस इलास्टिक लिमिट से पहले पहले, ठीक है, तो उसे हमने कहा इलास्टिक स्ट्रेन. लेकिन जो भी स्ट्रेन इसमें आया इलास्टिक लिमिट के बाद, जो कि हमें पता है कि परमानेंटली रहने वाला है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन. तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन से आप क्या समझते हैं, इट्स दैट स्ट्रेन जो कि अब रहने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. रेजिडुअल डिफॉर्मेशन जिसकी हमने कल बात की थी. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो है इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5% आता है. अब यहाँ पर माइल्ड स्टील के लिए आप याद रखेंगे कि यही वैल्यू, हम जानते हैं माइल्ड स्टील बहुत ही डक्टाइल है, तो जबकि डक्टाइल मटेरियल्स के लिए 5% से ज़्यादा होता है, माइल्ड स्टील के लिए 25% है, तो बहुत ज़्यादा. ठीक है, इससे आपको इसकी डक्टिलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा. तो इसमें एग्जांपल्स डक्टाइल मटेरियल्स हैं, माइल्ड स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, लेड है, निकल है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, राइट. सो इस डायग्राम से भी आप याद रखेंगे. सो द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड, तो ऐसे वायर्स के फॉर्म में अगर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट शोज यू द प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट क्या आ जाएगा, इट्स दी ब्रिटलनेस. ओके, द लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस. तो इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कितना होगा, इट विल बी लेस देन 5%. तो ये आपका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाएगा. तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5% है तो इट इज़ डक्टाइल, एंड इफ इट इज़ लेस देन 5% इट इज़ ब्रिटल. अब ब्रिटल मटेरियल्स में हमारी एग्जांपल है कास्ट आयरन, कंक्रीट, ग्लास. ओके, और अगर आप देखिए इसका फ्रैक्चर जो है, देखिए आपको ये यील्ड नहीं करता, ये ज़्यादा आपको जो है यू नो इट हैज़ दिस सडन ब्रेकेज. ठीक है, आप जो है इलास्टिक लिमिट के बाद फ्रैक्चर इमीडिएटली देखेंगे. इसे हम एक ग्राफ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया. हालांकि इसमें माइनर डिटेल्स नहीं दिखाई हैं, मोर और लेस थोड़ा इसको समझाने के लिए कैसा होगा. देखिए, नॉर्मल माइल्ड स्टील पे जब हमने टेस्ट किया वी सॉ की एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आ गई. ओके, देन देयर वाज दिस एरिया जिसमें नॉन लीनियर हो गया, एंड देन वी फाउंड यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस मिला आपको. ठीक है, हियर, एंड देन केम द रीजन ऑफ यील्ड प्लेट्यू, देन सम स्ट्रेन हार्डनिंग, देन दिस, है ना. तो यहाँ तक आते आते जो है मटेरियल ब्रेक हो गया. तो हमने देखा यील्ड स्ट्रेस के बाद भी देखिए कितना जो है मटेरियल सर्वाइव किया अंटिल इट फाइनली फ्रैक्चर्ड. लेकिन यहाँ पर अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें, सी हाउ द ग्राफ इज. ठीक है, इलास्टिक लिमिट आते ही इसका फ्रैक्चर आप देख सकते हैं. ठीक है, इट विल नॉट शो यू ऑल दैट डक्टाइल मेटल्स शो. ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू. इसके बाद और एक प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी, अगेन बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर आप शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को तो दैट शोज यू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी. तो मेलिएबल मटेरियल्स जो होते हैं उनकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, सो देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी. और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में जो वेरियस प्रोसेसेस है, जैसे फोर्जिंग हो गया, हॉट रोलिंग हो गया और ड्रॉप स्टैम्पिंग है, तो उसमें जो है मेलिएबिलिटी इज़ डेफिनेटली अ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, देयर यू लुक कि मटेरियल की जो प्लास्टिसिटी हो काफ़ी ज़्यादा हो, और यू नो इनफैक्ट इट इज़ अ लॉट मोर मेलिएबल. ठीक है, दोज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू लुक फॉर. उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रीप. ओके, तो क्रीप क्या है दोस्तों,
यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, आप कंसिडर कीजिए आपके पास एक बॉडी है, इस पे हम एक लोड अप्लाई कर लेते हैं P, राइट। इस लोड के चलते इस बॉडी में आती है एक डिफॉर्मेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो इसकी हाइट थी, अब यहाँ वो हाइट इसकी है नहीं, तो आ गई इस बॉडी में डिफॉर्मेशन। बट वॉट यू सी ओवर पैसेज ऑफ टाइम इज दैट अब हमने इसको सस्टेन किया, ये P जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर था, द सेम P एक्ट्स हियर। बट आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं इस सेम लोड के चलते इस पर डिफॉर्मेशन फिर से हो जाता है, इसमें और डिफॉर्मेशन आ जाता है। ये जिस चीज़ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रीप। सो क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड विथ पैसेज ऑफ टाइम एट कॉन्स्टेंट लोडिंग। अदरवाइज इस लोडिंग के चलते आप सोचेंगे कि जितनी डिफॉर्मेशन आनी थी वो तो आ गई, सो विथ टाइम इसमें डिफॉर्मेशन क्यों आया, ठीक है। सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ क्रीप। Now the factors that affect creep are, first is the magnitude of loading, कि आप लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं, then the type of loading, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, फटीग वाली है, क्या है, then the age of loading, so definitely it has to do with the time, कि कितने टाइम से आप जो है लोड करे हुए हैं इसको, and then the fourth the most important temperature। अब टेम्परेचर के साथ इसका क्या कनेक्शन है, इसे अलग से समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमने कहा temperature is a factor that affects creep. Now how does it affect? Wait, use a pen here. Okay. तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है तो मोबिलिटी जो एटम्स की होती है दैट्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पे जो डिफॉर्मेशन के चांसेस हैं वो ऐसे ही इंक्रीज हो गए होते हैं, राइट। तो इसलिए जो टेम्परेचर है इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रीप। तो क्रीप जो है प्रोनाउंस ज़्यादा कब होगा, हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि इस पर जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स है आपके, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वेदर वी टॉक ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स और वी टॉक ऑफ द मटेरियल इन जनरल, उसका मटेरियल का खुद का भी जो डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस हो गया होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब हम ब्लास्ट फर्नेसेस को डिज़ाइन करते हैं या ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर हमें पता हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्रीप इज़ डेफिनेटली वन थिंग वी consider. Okay, now here comes the concept of homologous temperature. अब homologous temperature दोस्तों एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर क्रीप जो है बहुत ही अप्रिशिएबल हो जाता है। टेम्परेचर एट विच क्रीप बिकम्स वेरी अप्रिशिएबल, दैट्स कॉल्ड एज होमोलॉगस। मतलब क्रीप बिकम्स वर्थ कंसिडरिंग। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्रीप की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो होमोलॉगस टेम्परेचर जो होता है इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। ये आप याद रखेंगे ये पॉइंट। तो इसका मतलब अगर कोई मटेरियल है जे फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है दैट्स 500 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपने कोई चीज़ इस मटेरियल से बनाई है और आपका जो टेम्परेचर इस सराउंडिंग में है 250 डिग्री तक आ गया, ठीक है, से इट्स अ ब्लास्ट फर्नेस और फॉर दैट मैटर कोई भी, तो आपका टेम्परेचर जो है 250 डिग्री के अराउंड आ गया, तो दैट्स व्हेन यू से कि होमोलॉगस टेम्परेचर जो है यू हैव अचीव दैट एंड नाउ क्रीप विल बी वेरी अप्रिशिएबल। तो ये है होमोलॉगस टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन दोस्तों क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं दो इमूवेबल सपोर्ट्स के बीच में, ठीक है, ऐसे कि आपने इसे एक टेंसाइल फोर्स दे दिया, एक खिंचाव दे दिया, फिर भी कुछ वक्त के बाद आप ऐसा देखते हैं कि यही वायर जो है ये सैग करती है, जबकि वैसे के वैसे ही वो सपोर्ट है, सपोर्ट्स ने यील्ड भी नहीं किया और आप देखते हैं ये कुछ सैग हो गई होती है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ पर है, इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मिलती है बिजली की तारें, इलेक्ट्रिक वायर्स, यू सी देम सैगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जब पहले बिछाई जाती हैं ये बिजली की तारें, तो आप देखते हैं इन्हें एक इनिशियल टेंशन के साथ जो है लगाया जाता है, बट बहुत सारे वक्त के बाद जो है, जस्ट अ सेकंड, यस, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू सी दे सैग। सो दिस यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ओके, कि जो स्ट्रेस होता है वायर में वो ग्रेजुअली जो है डिमिनिश हो जाता है एंड इवेंचुअली ये एक कांस्टेंट वैल्यू पर रीच करता है, इट रीचेज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, दैट्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखिएगा फॉर स्ट्रेस रिलैक्सेशन। देन कम्स इलास्टिसिटी, ठीक है, इसे हम कल के लेक्चर के बाद बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगेन, किसी मटेरियल पे जो है आपने लोड अप्लाई किया, ठीक है, ये डिफॉर्म हो गया, इससे आपने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया
और इस लोड को अनलोड करते ही इसे फिर से जो है आप अपनी पोजीशन में देखेंगे. सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन, तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो ऐसी बॉडी को आप इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा उसे इलास्टिसिटी कहते हैं. ओके, सो विद दैट वी कम टू टफनेस. Now, what is toughness? Toughness आप याद रखेंगे, it's simply the when the material can absorb energy without fracture. तो जो रेजिस्टेंस साइक्लिक लोडिंग के लिए हो या शॉक लोडिंग के लिए हो उसे आप कहेंगे टफनेस. सो इट्स बेसिकली द रेजिस्टेंस टू साइक्लिक और शॉक लोडिंग. ओके, तो यहाँ पर हम इसे समझते हैं एक डायग्राम से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेट मी गेट दैट फॉर यू. तो दोस्तों, जब हम एक बॉडी को लोड करते हैं तो उसमें स्टोर हो जाती है स्ट्रेन एनर्जी. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो उसमें स्टोर हो जाती है स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, अगर एक बॉडी बहुत ज़्यादा टफ है तो इसकी एबिलिटी जो होगी उस स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करने की वो होती है ज़्यादा. अब इस चीज़ को आप मेजर कैसे कर सकते हैं कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा टफ है, कितना वो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर सकता है. ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन दिस फैक्टर मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. ठीक है, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू द फ्रैक्चर स्टेज. अगर मॉड्यूलस ऑफ टफनेस को आपको एक ग्राफ से निकालना हो तो इट्स गिवन बाय दिस एरिया. ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट तक जो भी एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है दैट इज योर मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. Okay, let's understand this in more detail here. So modulus of toughness is given by the formula that sigma y, which is the yield stress, plus sigma u by 2. ठीक है, ये आपका sigma average हो जाता है. This portion is sigma average multiplied by the fracture strain. तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बेसिकली आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी देता है. लाइक आई सेड, जब आप मटेरियल को लोड करते हैं, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मटेरियल को लोड करते हैं तो इसमें स्टोर हो जाती है स्ट्रेन एनर्जी. ये कितनी टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम फ्रैक्चर स्टेज तक, ठीक है, दैट इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. ठीक है, और इसी जो एरिया इसके अंडर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर आता है, okay, up to this fracture point, that is what gives you the modulus of toughness. तो यहाँ पर एक स्टार मार्क करेंगे आप एक पॉइंट को, दैट डक्टाइल मटेरियल्स आर टफ एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर हार्ड. तो जो डक्टाइल मटेरियल्स है उनका टफनेस ज़्यादा होगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर कर सकते हैं. जबकि ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है, जिनका पोस्ट प्लास्टिक स्ट्रेन जैसे हमने कहा लेस देन 5% होता है, वो हार्ड होते हैं. दैट मीन्स दे आर प्रोन टू इंडेंटेशन, दे आर प्रोन टू abrasion. Okay, sometimes they ask you this thing directly in the examination. Then we come to a very important topic which is fatigue. Fatigue कुछ नहीं है, fatigue के बारे में हमने डिस्कस किया in one of the types of the loadings, right? So fatigue is basically deterioration of material under repeated cycles of loading. ठीक है, रिपीटेड साइकिल्स, चाहे आप मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं या चाहे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आने वाला मटेरियल में जो डिटीरियरेशन है उसे हम फटीग कहते हैं. तो ऐसा होगा कि मटेरियल पे जो है पहले सरफेस क्रैक आए और यही फिर सरफेस क्रैक प्रोपगेट हो. ठीक है, फाइनली जो है इट रिजल्ट्स इन दी क्रैकिंग ऑफ और द फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल. अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे. फर्स्ट थिंग द एंड्योरेंस लिमिट, देन द सेकंड थिंग बीइंग द फटीग इनिशिएशन लाइफ एंड द फटीग प्रोपगेशन लाइफ. ओके, सो फटीग इनिशिएशन लाइफ को समझ लेते हैं पहले. सो फटीग इनिशिएशन लाइफ इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट हाउ मेनी लोड साइकिल्स यू टेक, कितने लोड साइकिल्स आपको लगे टू इनिशिएट, वो सरफेस क्रैक पहला आने के लिए आपको कितने लोड साइकिल्स लगे. ठीक है, लोड साइकिल से अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, सो टेंसाइल कंप्रेसिव, ठीक है, कितने साइकिल्स लगे इस पहले क्रैक को लाने के लिए, दैट्स द फटीग इनिशिएशन लाइफ. एंड देन द फटीग प्रोपगेशन लाइफ, इस क्रैक को आगे प्रोपगेट करने के लिए कितने लोड साइकिल्स लगे. सो द एडिशनल नंबर ऑफ, ठीक है, इसको छोड़कर द एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट द सरफेस क्रैक, उसे हम कहेंगे फटीग प्रोपगेशन लाइफ. ओके, और हमने तीसरी चीज़ जो है बात की थी एंड्योरेंस लिमिट की. तो एंड्योरेंस लिमिट कुछ नहीं है, इट्स दैट स्ट्रेस बिलो विच अ मटेरियल हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर इवन एट इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्ट्रेस का वो वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेस का वो वैल्यू, लेट मी मेक द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ठीक है, ये पहले हमारी जो है
just a second. Okay, it starts from here. Okay, the origin. Okay, तो स्ट्रेस का एक वो पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ तक अगर आप मटेरियल को कितने भी लोड साइकिल्स दें तो प्रोबेबिलिटी है कि वो मटेरियल जो है फेल नहीं होगा, ठीक है. दैट्स कॉल्ड एज द एंड्योरेंस लिमिट. ये लिमिट इतनी कम होती है कि ये आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से भी कम होती है. ओके, सो इट इज़ दैट स्ट्रेस बिलो विच अ मटीरियल हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स भी दें तो मटीरियल फिर भी जो है फेलियर उस पर नहीं आएगा. दैट्स द एंड्योरेंस लिमिट. So with that we move to resilience. That's the last topic. So resilience is the property by virtue of which a material can absorb energy when deformed elastically. अब ज़रा इस resilience को थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत important चीज़ है, इसे ध्यान से सुनिएगा. Okay, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रेजिलियंस नाउ. सो से हमारे पास कोई मटेरियल है, अभी तक हम टेंसाइल लोड के बारे में, टेंसाइल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे. तो चलिए हम मान लेते हैं हमने मटेरियल पे टेंसाइल लोड अप्लाई किया. तो टेंसाइल लोड एप्लीकेशन के चलते इसका जो स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वो कुछ ऐसा है फ्रॉम ओ टू बी. ओके, फ्रॉम ओ टू बी. अब चूंकि ये इलास्टिक लिमिट से पहले पहले है, ओके, सो इट हैज़ नॉट येट रीच द इलास्टिक लिमिट. अब अगर हम अनलोडिंग करते हैं तो ये इसी कर्व को वापस फॉलो करते हुए जो है अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, बाय वर्चू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट वी नो एज इलास्टिसिटी, राइट. तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है हमने पहले कहा था कि एक लीनियर पोर्शन आता है अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एंड देयर इज अ नॉन लीनियर, राइट. नाउ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द मेटल, ठीक है, and that can be released after unloading is called resilience, ठीक है. इस इलास्टिक लिमिट तक कितनी टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकती है पर यूनिट वॉल्यूम, एंड अगर आप अनलोडिंग करते हैं इसी स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज भी किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड एज रेजिलियंस. एंड अगर रेजिलियंस का मैक्सिमम वैल्यू देखें तो दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. नाउ किस केस में ये मैक्सिमम होता है, अगर हमारा, तो चलिए अभी तक हमने टेंसाइल टेस्ट के बारे में बहुत पढ़ा. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि लेट्स टेक दिस एग्जांपल जहाँ पर हम मटेरियल पे जो है टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं. उसके चलते जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कुछ ऐसे है, ठीक है, ओ से बी की तरफ आ रहा है. नो, बिकॉज दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट, तो अगर हम अनलोडिंग करते हैं ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस यहाँ पर आएगा, ठीक है, बाय वर्चू ऑफ द प्रॉपर्टी विच वी नो एज द इलास्टिसिटी, राइट. तो इलास्टिक लिमिट जो है, इलास्टिक लिमिट तक हमने देखा कि ये मटेरियल बिल्कुल इसी कर्व को फॉलो करते हुए आएगा. अब इस पोर्शन में ये जो एनर्जी है, द स्ट्रेन एनर्जी दैट इट कैन स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट इट कैन रिलीज ऑन अनलोडिंग इज व्हाट वी कॉल एज द रेजिलियंस. ओके, नाउ देयर इज ऑल्सो वन केस जहाँ पर ये रेजिलियंस मैक्सिमम होता है. अगर हमारा इलास्टिक लिमिट और हमारा यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, अगर हमारा इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेस कोइंसाइड करे तो उस पर्टिकुलर केस में रेजिलियंस का वैल्यू हो जाता है मैक्सिमम. सो इन दैट केस इट्स कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, जिसका वैल्यू इज गिवन बाय यू आर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब यील्ड स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क करेंगे, राइट. सो दैट वाज अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. नाउ द लास्ट टॉपिक इज द प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो दोस्तों जब हम आगे स्टील डिज़ाइन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा ये जो यील्ड स्ट्रेस होता है इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है. यील्ड स्ट्रेस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगाते हुए हम पता कर सकते हैं कि हम सेफली अपने मटेरियल को कितना लोड कर सकते हैं. लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो अपना यील्ड पॉइंट क्लियरली नहीं दिखाते. आप उसमें प्रोनाउंस नहीं होता यील्ड पॉइंट जो है कहाँ पर है. तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम डिज़ाइन स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफसेट मेथड. अब ऑफसेट मेथड क्या है, हमने कुछ नहीं किया, एक ऑफसेट ले लिया 0.2% ऑफ परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन. तो 0.2% स्ट्रेन को लेकर, राइट, हम अपनी कर्व के बिल्कुल पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं जहाँ पर कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन को कर्व को टच ना कर दे. ओके, सो इट टचेस द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट पॉइंट बी. दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी इज टेकन एज द
प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद द स्ट्रेट लाइन इज प्रूफ पॉइंट, इसको प्रूफ पॉइंट कहा जाता है जहाँ पर ये कोइंसिडेंस होता है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस की सिग्निफिकेंस उन मटीरियल्स या उन मेटल्स के लिए है जहाँ पर हमें यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू जो है प्रोनाउंस नहीं होता, क्लियरली दिखता नहीं यील्ड पॉइंट, तो उनके लिए जो है हम ऑफसेट मेथड से अपना यील्ड स्ट्रेस जो है निकाल लेते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आज का लेसन भी जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो कल जो है हम इलास्टिक कांस्टेंट्स करेंगे, जो कि कल संडे है, ऐसे तो हमें ब्रेक लेना चाहिए, बट इलास्टिक कांस्टेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है, तो आई विल सी कल हम उसे पोस्ट करेंगे। दैट विल बी एट मैक्स 15 या 20 मिनट्स ऑफ lecture. Okay, so till then, take care and keep learning. Thank you so much.